हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द सोशियोलॉजी सीरीज़। और मैंने सोशियोलॉजी में सबसे पहले पेपर 2 उठाया है। एंड दिस इज़ नोट्स ऑफ रैंक 15 नेहा भोसले मैम 2019। मोस्टली इसमें करंट रिलेटेड एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, बट एटलीस्ट वील लर्न द पर्सपेक्टिव। सो बिफोर नोइंग कि पेपर 2 में एक्चुअली में होता क्या है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें मोस्टली हम इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स एंड इंडियन सोसाइटी कैसी बनी है, इसमें ट्राइब्स, सोशल क्लासेस, सिस्टम्स ऑफ फैमिलीज़ कैसी रहती हैं, टाइप्स ऑफ मैरिजेस कैसे रहते हैं। लाइक नॉर्थ इंडिया में अलग टाइप ऑफ मैरिजेस है, साउथ इंडिया में अलग टाइप ऑफ मैरिजेस है। रिलीजन, रूरल एग्रेरियन सोसाइटी है, सोशल मूवमेंट जो जो चले थे हमारे कंट्रीज़ में। और देन हाउ द सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन, इसी में वुमेन का रोल, कास्ट, एथनिक क्राइसिस, रिलीजियस, इन सब के रोल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिफोर लेट्स स्टार्ट द बिगनिंग। तो हम बिगनिंग में मोस्टली 3-4 नाम आप सब भी जानते होंगे। द मोस्ट फेमस नेम इसमें जो होता है वो है G.S. घूरे का पर्सपेक्टिव, M.N. श्रीनिवास का पर्सपेक्टिव एंड A.R. देसाई का पर्सपेक्टिव। सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट दैट पर्सपेक्टिव। उसके बाद हम जाएंगे कास्ट सिस्टम एंड देन सबसे इजी होता है ये लीनिएज, टाइप्स ऑफ मैरिजेस एंड ऑल, ये सिस्टम ये भी देख लेंगे। एंड ये सारे टॉपिक्स तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। हम इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करें। इंडोलॉजिकल क्या होता है कि इंडिया को देखने के लिए इंडियंस की नज़र से देखो, इंडियन की टेक्स्ट बुक, इंडियन की लैंग्वेजेस, इंडियन एंशियंट टेक्स्ट बुक्स, एंशियंट लैंग्वेजेस, इनको पढ़ना ज़रूरी है। वाई हम बोल रहे हैं, क्यों हम बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें चाहिए हमें, क्योंकि पहले पहले ब्रिटिशर्स हमें कैसे लाइन से जज करते थे, अपने 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 टेक्स्ट बुक, अपने अपने उस बुक्स के हिसाब से। लाइक उनके इधर अगर सती प्रोहिबिट था तो वो चाहते थे हमारे इधर भी वही सेम सिस्टम चले जैसा उनके इधर चलता था। इन द सेम वे आप देखो, इंडोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ऑफ कोर्स सोसाइटी की स्टडी है, डीलिंग विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशियंट टेक्स्ट एंड लिंग्विस्टिक स्टडीज़। लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज के बेसिस पे, हमारे टेक्स्ट के बेसिस पे इंडियन कल्चर्स को स्टडी करना चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडोलॉजिकल अप्रोच, हर साल एग्ज़ाम में आता है इंडोलॉजी के बारे में, तो हमें बहुत सारे थिंकर्स का नाम लिखना पड़ता है। तो इंडोलॉजी में सबसे पहले आप G.S. घूरे का ही पढ़ लो, पर मोस्टली देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इंडोलॉजिकल अप्रोच का। कि इंडोलॉजिकल अप्रोच रेस्ट ऑन द अजम्पशन दैट हिस्टोरिकली इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर आर यूनिक। हमारे कल्चर्स अपने आप में यूनिक है, ना कि एंड दिस इंडियन सोसाइटी कुड बी ग्रास बेटर थ्रू टेक्स्ट। और इंडियन सोसाइटी को पढ़ना है तो इंडियन टेक्स्ट को पहले पढ़ो। इंडियन रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, पुराण, वेदास, इन सबको पढ़कर, हमारे एंशियन लिटरेचर को पढ़कर हमारी आज की इंडियन सोसाइटी बनती है। पर जैसे जैसे हम सोशियोलॉजी में आगे बढ़ेंगे तो हम इनके कॉन्ट्रास्ट व्यूअर्स भी देखेंगे। वो कहते हैं कि टेक्स्ट बुक से ही हमें मतलब जो इंडोलॉजिकल के अपोजिशन जो रहते हैं वो बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक से थोड़ी ना कोई कंट्री को पढ़ा जा सकता है। आज की सोसाइटी चेंज होती है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से चेंज हो गई है, तो आपको वो एंशियंट टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। बट अगेन गोइंग ऑन टू इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, द इट इज़ अ हिस्टोरिकल एंड कंपेरेटिव व्यू मेथड। ये लाइन लिखा जाता है हर बार, ये हिस्टोरिकल भी है, हिस्ट्री को भी पढ़ रहा है और कंपेयर भी करता है डिफरेंट सोसाइटी से। आगे जाके हम पढ़ेंगे कॉन्फ्यूशियनिज़म जो कि चाइना में आया था, फिर ताओज़म, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ पढ़ते हैं, हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, इंडोलॉजिस्ट यूज एंशियन हिस्ट्री, एपिक्स जैसे महाभारत, ये सब रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें से हम सोसाइटी को पढ़ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम संस्कृत स्कॉलर्स, इंडोलॉजिस्ट ऑल्सो, वन सेकेंड, apart from Sanskrit scholars and Indologists, many sociologists have extensively used traditional texts to study Indian society. इनको छोड़कर और भी जो संस्कृत scholars थे, and therefore it is also called as इंडोलॉजिकल अप्रोच को हम क्या क्या बोलते हैं, टेक्सचुअल व्यू और टेक्सचुअल नॉलेज पर्सपेक्टिव, है ना। टेक्सचुअल व्यू क्योंकि टेक्स्ट के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं, और टेक्सचुअल नॉलेज वो पर्सपेक्टिव बोलते हैं हम लोग।
सो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो क्या क्या लिखेंगे कि ये हिस्टोरिकल है, कंपेरेटिव स्टडी करता है विथ हिस्ट्री, और ये पढ़ता है एंशियंट हिस्ट्रीज, एपिक्स, रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एग्जाम्पल वेदास, पुराणास, महाभारत, ये सारी चीज़ों को पढ़कर हम सोसाइटी को कंपेयर करते हैं, इसीलिए इसे टेक्सचुअल व्यू या फिर टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव भी कहा गया है। और इंडोलॉजिकल अप्रोच क्यों आया था? रेस्ट ऑन द असम्पशन दैट हिस्टोरिकली इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर्स। क्यों हमने इंडोलॉजिकल क्यों बताया? क्योंकि हम कभी भी अपने सोसाइटी को बाहर से ये नहीं करना चाहते हैं, बाहर के व्यू से नहीं देखना चाहता है। द टेक्सुअल वैरायटी ऑफ सोशोलॉजी दैट एमर्ज इन द लेट 1970s मार्क अ नोटिसेबल शिफ्ट फ्रॉम द यूरोपियन टू अमेरिकन ट्रेडिशन टू ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। पहले ये कब आया है ये व्यू? ये 1800s 1900s इन सब में शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले 1970 देखो, सोशोलॉजी दैट एमर्ज इन लेट 1970s। सोशोलॉजी का ओरिजिन कब हुआ है? अब भी हुआ है, कुछ साल पहले 1970s में, मोस्टली यार मोस्टली उस टाइप में शुरू हुआ है, ठीक है। तो द स्टडी कंडक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड कवर अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स सच एज सोशल स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स, कल्चरल वैल्यूज़, किनशिप को पढ़ेंगे हम, जो जो हम पढ़ने वाले हैं आगे सोशोलॉजी में यही सब है। मोस्ट ऑफ दिस स्टडीज़ आर बेस्ड ऑन टेक्सचुअल मटेरियल्स, है ना, ड्रॉन फ्रॉम एपिक्स, लेजेंड्स, फोक्स, सुनी सुनाई बातों पर, इन सब पे बेस्ड है। मोस्ट ऑफ देम हैव बीन पब्लिश्ड इन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोशोलॉजी बाय टी.एन. मदन। टी.एन. मदन भी एक इंडोलॉजिस्ट है, इनके बारे में हम लिखते हैं। इनकी बुक का नाम क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशोलॉजी। ओके, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट बुक। टी.एन. मदन की बुक है कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशोलॉजी। इंडियन सोशोलॉजी में इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ने कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। यहीं से तो इंडियंस की हमने इंडियन सोसाइटी पढ़ना स्टार्ट की थी इंडोलॉजिकल व्यू से। An Indological and culturological approach has always been hallmark of several sociologists, है ना। ये व्यू ने एक सोशोलॉजिस्ट को अलग दर्जा दे रखा था। पहले क्या होता था कि अगर कोई यूरोप से आ रहा है तो वो अपनी संस्कृति को दिमाग में रख के वो बोलेगा कि अरे इधर ये भी हो रहा है, लोग मटके से पानी पी रहे हैं, मतलब गंदी तरीके से पानी पी रहे हैं, पर हमें पता है कि हम मटके से क्यों पानी पीते हैं, पर उनके इधर नहीं पीते, तो वो अपना विचार रखते थे। तो इसीलिए इंडोलॉजिकल एंड culturological approach has been a hallmark for several sociologists. They had been hammered against the acceptance of theoretical and methodological orientations of Western countries. हमने इस चीज़ को लाकर अगेंस्ट कर दिया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अगेंस्ट हमने अपने व्यूज़ लाए। दिस स्कॉलर्स एम्फेसाइज द रोल ऑफ ट्रेडिशंस ग्रुप rather than individual at the basis of social relations. This is important, this is very important. ये scholars ने किस पे emphasis दिया है? रोल ऑफ ट्रेडिशंस पे हमने बोला है, ग्रुप्स पे देखने, ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी हमारी कैसी चल रही है, रादर देन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। हमने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं पढ़ा है। सोशल रिलेशंस हमेशा ग्रुप में हमने देखने का है। रिलीजन्स, एथिक्स, फिलॉसफी को देखा है हमने सोसाइटी के व्यूज़ के पॉइंट। योगेंद्र सिंह, ये था टी.एन. मदन, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशोलॉजी। योगेंद्र सिंह पढ़ेंगे। योगेंद्र सिंह हैज़ आर्ग्यूड दैट व्हेन द फील्ड्स स्टडी इज़ इन मैनी एरियाज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन इंडिया बिकेम डिफ़िकल्ट, जब सारे व्यूज़, ये इंडोलॉजिकल बहुत बाद अप्रोच आया, उसके पहले जितने भी व्यूज़ थे, फील्ड व्यूज़ थे, अलग अलग व्यूज़ थे, वेस्टर्न थियोरेटिकल के, टेक्सचुअल एनालिसिस, तब जाके हमारे टेक्सचुअल एनालिसिस आइदर ऑफ क्लासिक और एथिक्स ऑफ फील्ड ऑफ नॉलेज, ये सारी चीज़ें हटकर हमारी इंडियन स्ट्रक्चर्स एंड ट्रेडिशंस को हमने पढ़ना स्टार्ट किया। R.N. Saxena agrees with this Indological or scriptural basis of studying Indian society. He stressed on the role of dharma, artha, काम, मोक्ष। ये कौन सी फ़िलासफ़ी में दिया है? इंडियन फ़िलासफ़ीज़ में दिया है। तो R.N. सक्सेना ने भी इंडोलॉजिकल व्यूज़ को एक्सेप्ट किया, योगेंद्र सिंह ने भी एक्सेप्ट किया, टी.एन. मदन, ये सबको लिखना है आपको। ड्यूमेंट एंड पोकॉक emphasize the utility of Indological formulation. Indology is representative of people's behavior, और
दैट गाइड्स पीपल बिहेवियर इन अ सिग्निफिकेंट वे। जैसे कि कोई भी एक एपिक है, रामायण में हमें कई सारे वैल्यूज़ दी जाती है, तो वो एक गाइडेंस ही है ना पीपल को। तो वो कहाँ पे है? वो एक टेक्स्ट बुक में है। वही बात कर रहा है डूमेंट और पोकॉक ने कि जो इंडोलॉजिकल व्यूज़ जो हमने लाया है, ये पीपल के बिहेवियर को बताता है और पीपल को गाइड करता है कि आपको कैसे बिहेवियर। जैसे कि हमने अशोका के टाइम से हम हवन जो करते हैं, ये आज हिंदू धर्म जैसा भी है, ये सब हमें कहाँ से पता चला है? ये सब अशोका के टाइम से बुक्स से पता चलते हैं। Sir William Jones, one of the famous name of Asiatic Society of Bengal, 1784 में introduced the study of Sanskrit and Indology. विलियम जोन्स का नाम याद रखना गाइस, एंड ये बहुत फेमस है तो इसको तो कोट ही कर देना। तो टी.एन. मदन और फिर पोकॉक को भी ले लो, बिकॉज अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया है that Indological perspective guides people behavior. And Yogendra Singh, of course, Y.S. Singh, T.N. Madan contribution and R.N. Saxena. R.N. Saxena का पॉइंट क्या था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब हमें कहाँ से पता चला है? इंडोलॉजिकल बेसिस, हमारी टेक्स्ट बुक्स में थे ये सारी चीज़ें, राइट। अब हमारे जी.एस. घूरे, अगेन अदर नेम। अब तक हमने क्या जी.एस. घूरे ने इंडोलॉजिकल का डेफिनेशन क्या दिया है? इंडोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम बहुत सारे थिंकर्स को लिख रहे हैं, ये बात है। तो जी.एस. घूरे, टी.एन. मदन, पोकॉक, वाई सिंह, योगेंद्र सिंह, आर.एन. सक्सेना, जिन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब बताया, ड्यूमोंट एंड पोकॉक, एंड विलियम जोन्स। ऑफ कोर्स विलियम जोन्स इज़ अ प्रोमिनेंट नेम। अब चलो पढ़ते हैं कि जी.एस. घूरे एक्चुअली में कौन है। गोविंद सदाशिव घूरे सबसे पहले टीचर्स थे। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। In Cambridge, he wrote his doctoral dissertation under W.H.R. Rivers, who had studied Toda tribes. इंडिया में जो टोडा ट्राइब्स हैं उनको W.H.R. Rivers ने पढ़ा था, and later A.C. Haddon. He succeeded Sir Patrick Geertz as head of department in the he is the first professor in University of Bombay. 1924 में University of Bombay में खुल गया था, एल्फिंस्टन कॉलेज में ही है ना जी.एस. घूरे। ही फाउंडेड द इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी एंड इट्स जनरल अकॉर्डिंग टू डी.बी. मुखर्जी। वाइल अदर्स वेर सोशोलॉजिस्ट इन इंडिया, घूरे वॉज द ओनली इंडियन सोशोलॉजिस्ट ऑफ दिस हीज टाइम, वेरी प्रोमिनेंट, और हर कोई लिखता है इस वर्ड को। डी.पी. मुखर्जी ने क्या कहा? सारे लोग सोशोलॉजिस्ट थे इंडिया में आकर, ठीक है, पर घूरे पहले ऐसे इंसान बने जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट बने। बहुत अलग अलग नाम हम पहले भी सोशोलॉजिस्ट का पढ़ रहे हैं, पर क्यों हमने इन्हें इंडियन सोशोलॉजी का फादर कहा? बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट वन टू ब्रिंग दैट, और इसी को डी.पी. मुखर्जी ने भी हाईलाइट किया था। घूरे वॉज नॉट dogmatic in the use of theory and methodology. He seems to have believed in practicing and encouraging discipline in theory and methodology. Despite his training at Cambridge under Rivers and his broad acceptance of the structural functional approach, पता है ना, वो अप्रोच जो बोलता है कि स्ट्रक्चर जैसे कि हमारी सोसाइटी अगर बोलती है कि ये कास्ट हायर है, मतलब वर्नास बेस पे अगर सोसाइटी है, तो सोसाइटी वो वर्नास बेस पे जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर फंक्शनल है उस सोसाइटी के लिए, मतलब वो स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे तो सोसाइटी डिसफंक्शनल हो जाएगी। तो घूरे का भी अप्रोच था कि ऑफकोर्स ये इंडोलॉजी पढ़े हैं तो हमारे इसमें भी वर्ना सिस्टम्स होते हैं, तो हमारे इसमें क्या था कि हायर कास्ट लोअर कास्ट ही हायर कास्ट को ये सपोर्ट करेगा, उनका काम वाम करेगा। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच उन्होंने पढ़ा था, और ही वॉज नॉट डॉगमेटिक, ही यूज द थियोरी एंड मेथडोलॉजी। He seems to not believe in practicing. He seems to have believed in practicing and encouraging discipline. Sociology को ना सिर्फ पढ़ा बट उसको इस्तेमाल करना भी घूरे ने बोला। घूरे did not strictly conform to the functionalist traditional when interpreting the complex facet of Indian society which he chose to investigate. ठीक है, मतलब क्या कि
इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल सोशोलॉजिस्ट कैसे बोलते हैं कि सोसाइटी में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वही फंक्शनल हैं, वो नहीं रहेंगे तो सोसाइटी ही ना चले। पर सोशल और भले ही घूरे फंक्शनलिस्ट थे, पर उन्होंने उस फंक्शनलिस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि अगर हमारे में कास्ट सिस्टम चल रहा है तो कुछ ट्राइब्स होंगी जिनमें कास्ट सिस्टम नहीं चलता है। एग्जाम्पल, हमारे में पेट्रियार्की चलता है, पर कुछ कुछ ऐसी ट्राइब्स होती हैं जिसमें मेट्रियार्की चलता है, मदर हेड है। तो क्या हम बोलते हैं कि पेट्रियार्की चलता है इसीलिए ये सोसाइटी फंक्शनल है। अगर पापा हेड ना करे, मम्मा हेड करने लग जाए तो वो घर नहीं चलेगा, पैसे अगर वो ना कमाए तो। पर कुछ सोसाइटी जिसमें मेट्रियार्की चल रहा है उसमें मदर को ही हेड बनाओ, तभी सोसाइटी चलेगी, तभी फंक्शनल। तो सोसाइटी तो एक ही है ना, एक ही कंट्री है। सोसाइटी में भी अलग अलग पार्ट हो सकते हैं। अगर फंक्शनलिस्ट होता तो इनमें से किसी एक को ही एक्सेप्ट करता है ना। The pioneers of Indian sociology was armchair और lecturism sociologist। जो इंडियन सोशोलॉजी जो पढ़ते थे पायोनियर्स, वो आर्म चेयर या फिर लेक्चरिज्म सोशोलॉजिस्ट थे। बट घूरे, मैंने बोला था अभी भी, वॉज नॉट डोगमेटिक। ये आर्म चेयर नहीं थे, यानी सिर्फ थियोरी देना नहीं जानते थे और लेक्चर देना नहीं जानते थे। ये ही कंडक्टेड फील्ड व्यूज़ टू, मतलब पहले ऐसे बने जो कि फील्ड व्यू भी करते थे और थियोरीज पे भी बिलीव करते थे। थियोरी पे बिलीव करते थे ना, इसीलिए तो इंडोलॉजिस्ट है। इंडोलॉजिस्ट का व्यू ही था टेक्सचुअल व्यू। कंडक्टेड विलेज टाउन कम्युनिटी स्टडीज़ इन्होंने किया। अब देखो, श्रीनिवास एंड पनीनी, इन्होंने क्या कहा है घूरे के बारे में। श्रीनिवास एंड पनीनी, श्रीनिवास श्रीनिवास भी हम आगे पढ़ेंगे, आर ऑफ द व्यू दैट घूरे इंसिस्टेड ऑन फील्ड वर्क दो ही हिमसेल्फ वॉज एन आर्म चेयर स्कॉलर। ये नेगेटिव पॉइंट गया है उनके खिलाफ। देखो, घूरे बोलते तो थे कि हमें आर्म चेयर नहीं बनने, हमें बनना चाहिए, हमें फील्ड वर्क करना चाहिए, बट ही हिमसेल्फ वॉज अ आर्म चेयर ओनली। इट मे बी सेड दैट ऑल दो ट्रेंड इन क्राफ्ट ऑफ इंडोलॉजी, घूरे वॉज नॉट ऑफ एडवर्स इन द फील्ड वर्क ट्रेडिशन। खुद से तो फील्ड वर्क की नहीं उन्होंने ज़्यादा। इन हीज़ फील्ड सर्वे, और जो भी किया है, ऑल्सो हीज़ फील्ड सर्वे ऑफ सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन बॉम्बे। अ मोनोग्राफ ऑफ महादेव कोलिस डेमोन्स्ट्रेटेड घूरे वॉज फार फ्रॉम प्रमोटिंग एन आर्म चेयर टेक्सचुअल स्कॉलरशिप्स। ठीक है, तो इनकी एक फील्ड सर्वे थी, सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन बॉम्बे। ओके, इतना याद रखो फिलहाल, तो जो जो काम है वही पढ़ते हैं। घूरे वॉज अ प्रैक्टिशनर of theoretical pluralism. He was interested in inductive empirical exercises and depicting Indian social reality using any source of material, primarily Indological. His theoretical position broadened on laissez-faire, मतलब एक फेक इनका, मतलब अगर थियोरी में है कि मतलब बच्चे अपने माता को ये पैर वैर छूते हैं, ऐसी ही हमारी इंडोलॉजिकल सोसाइटी दिखती है, हमारे इधर सब नमस्ते करते हैं, पर आज ऐसा नहीं है। तो उनका ये अगर, लेकिन अगर तुम थ्योरी के हिसाब से जाओगे, पुरानों के हिसाब से जाओगे, तो यही सही है। तो इन्होंने भी थ्योरी के हिसाब से गए, भले ही ये बोलते थे कि हम आर्म चेयर नहीं है, बट वो थ्योरी को ही मोस्टली अपने आगे रखे हैं। और लेज़ी फायर, एक ऐसी सोसाइटी जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती है, उन्होंने उसी पे इंटरेस्टेड थे। He was interested in inductive empirical exercises. Empirical exercises यानी of course field view type of. Similarly, when Ghure conducted survey type research involving primary data collection, मतलब खुद जाके field पे काम करना, he did not conform to accepted methodological canons. He often ventured into generalization on the basis of scanty and unrepresentative evidence. Example, social tensions in India. और अगर वो फील्ड वर्क भी करते थे, बहुत बायस फील्ड वर्क करते थे, जैसे जो चीज़ नेगेटिव है उसको छोड़कर उन्होंने मोस्टली जो चीज़ पॉजिटिव है, जैसा उनका लेज़ी फायर सोच था, जैसा उनका सोच था कि मतलब सोसाइटी अच्छी है, तो वो उसी हिसाब से जाते थे। एग्जांपल, सोशल टेंशन्स इन इंडिया, इस चीज़ को कवर ही नहीं किया अगर सोशल रिलेशंस देख रहे हैं। घूरे फ्लेक्सिबल अप्रोच टू थियोरी एंड मेथोडोलॉजी इन सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी वॉज बॉर्न ऑन हिज फेथ इन इंटेलेक्चुअल फ्रीडम which is reflected in the diverse theoretical methodology. Ghure also used historical and comparative methods in his study. ये तो हमने पढ़ा ही आगे।
घूरे वॉज इनिशियली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रियलिटी ऑफ डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच, मतलब बहुत सारे अप्रोच को मिला देना ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी, बट सब्सिक्वेंटली ही स्विच ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। शुरू में वो डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच थे, उसके बाद वो फंक्शनलिस्ट बने, ऐसे ऐसे चलने लग गए। फिर बाद में एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखा। घूरे यूटिलाइजेस प्रफाउंड नॉलेज ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड एक्सटेंसिवली कोटेड फ्रॉम वेदास। घूरे के पास अच्छा खासा संस्कृत नॉलेज था और उन्होंने उसी वेदास शूद्रास एपिक्स को कालिदास के पोएम भावभूति टू शेड लाइट ऑन द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया। ही मेड यूज़ ऑफ लिटरेचर इन वर्नाकुलर मराठी एंड साइटेड फ्रॉम द लिटरेचर ऑफ मॉडर्न राइटर्स। बंकिम चंद्र कंपेयर कर रहे हैं, देखो पुराने लिटरेचर्स को आज के लिटरेचर से कंपेयर करके उन्होंने अपने व्यूज़ दे रहे हैं। असेसमेंट, अब उनके बारे में क्या असेसमेंट किया गया है। वेणुगोपाल डिस्क्राइब्स घूरे वॉज अ नॉर्मेटिव हिंदुज़म, पुराने हिंदुज़म थे, पुरानी सोच वाले हिंदुज़म थे। डिफाइन, वेणुगोपाल ने डिस्क्राइब किया उन्हें नॉर्मेटिव हिंदुज़म, डिफाइन एज अ आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ हिंदुज़म सर्विंग एज अ मीन टू जज डाइवर्स सोशल फिनोमिना इन इंडियन सोसाइटी। आइडियलाइज्ड, एक तरीके अपना ही वर्जन हिंदुज़म का चल रहा था, वो जो पुरानी सोच वाला अच्छा वर्जन चल रहा था, और डाइवर्स सोशल फिनोमिना को तो पढ़ा ही नहीं। घूरे स्ट्रेस दैट इंडियन ट्रेडिशंस आर एक्चुअली हिंदू ट्रेडिशन, ये सबसे बड़ा उनका नेगेटिव पॉइंट है। पूरे इंडियन ट्रेडिशंस को उन्होंने हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से पढ़ाया। वन पॉइंट, आइडियल पॉइंट उनका हो रहा था, वन मस्ट नो दैट हिंदू ट्रेडिशंस टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। उनका हिसाब से लोगों को हिंदू ट्रेडिशंस पता होना चाहिए, तब जाके वो इंडियन सोसाइटी को पढ़ेंगे। बट इंडियन सोसाइटी में मुस्लिम, सिख्स, ये सारे भी हैं। घूरे क्रिएटेड अ स्पेशल काइंड ऑफ हिंदू सोशोलॉजी, है ना। उन्होंने इंडोलॉजिस्ट को हिंदू लॉजिस्ट बना दिया है, लग रहा है। ही ऑल्सो डिड नॉट डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्निटी। उन्होंने पुराने वेद, इन सब के रिचुअल्स आज भी चले आ रहे, पर मॉडर्न रिचुअल्स कहाँ गए। मॉडर्न आज तो कोर ऑफ हिंदू सोसाइटी, वो बोलते हैं कि his main concern was the core of Hindu society, in the sense that traditions of Indian society has roots in the Indian society. Hindu religions, Hindu society उसी से बनी पड़ी है आज। It has been argued that most of Ghure's work has been based on textual and scriptural data. तो ये कहाँ से इन्होंने फील्ड वर्क किया है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर वो सारी चीज़ों को हिंदू सोसाइटी देख रहे हैं तो वो मे बी कुछ ही जगह गए होंगे जहाँ पे हिंदू ही लोग रहते होंगे, और अगर हिंदू लोग भी रहते हैं तो आजकल मॉडर्निज्म कहाँ गया। द चॉइस ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड द वे ऑफ राइटिंग मे हैव बायस टुवर्ड्स वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये नेगेटिव्स हमेशा आता है, इन्हीं को रख लो। Gure fails to recognize that qualitative change has occurred in a modern society. आज लोग क्वांटिटी, क्वालिटी, सारी चीज़ें चेंज हो रही है। बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव चेंज हैज़ चेंज। पास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रेजेंट, ये तो है कि पास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रेजेंट, बट प्रेजेंट इज़ ऑल्सो चेंजिंग बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड व्यू ना। द क्वेश्चन इज़ दैट हाउ मच द पास्ट इज़ यूजफुल। अगर पास्ट की चीज़ें जो की हैं वही आज चलती आ रही होती तो आज टच स्क्रीन मोबाइल नहीं चल रहा होता ना। तो पास्ट इज़ यूज़फुल, बट कितना यूज़फुल है, उस चीज़ का हमने कितना लेकर आगे बढ़े हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सम आर्ग्यू दैट घूरे डिड नॉट हैव द रियलाइजेशन एट हिज नॉलेज ऑफ इंडियन पास्ट। Ghure was not only concerned with the past evolution of Indian society but also with his present and tensions and problems. Ghure was not only concerned with the past evolution but he was also concerned with the present. ये positive है. The task of sociologist according to him is to explore the social history of past. Again, past में जाओ. One cannot understand the present without reference of the past. ये उनकी famous line है. Ghure introduced a down to earth empirical empirism in Indian society and social anthropology. ठीक है। अगेन आगे हम किसका पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, आई थिंक घूरे ही है ना। घूरे के अलग अलग व्यूज़ पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमने ऑलमोस्ट जितना अभी पढ़ा है उसको देख लेते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, इंडोलॉजी। इंडोलॉजी को हमने क्या देखा है कि इंडोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है, एक सोशल साइंस का ही ब्रांच है जिसमें हम एंशियंट टेक्स्ट और लिंग्विस्टिक स्टडीज़ करके हम इंडियन कल्चर को अपनाते हैं, समझते हैं।
इंडोलॉजिकल अप्रोच का काम क्या है कि ये इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी, उसके हिस्ट्री को समझता है और आज के प्रेजेंट व्यू को हमें बताता है कि इंडियन सोसाइटी एक्चुअली में ऐसी क्यों दिखती है। हमने इस चीज़ को टेक्स्ट से पढ़ा है, क्लासिक एंशियन लिटरेचर से पढ़ा है। और इंडोलॉजिकल व्यू हिस्टोरिकल व्यू भी देखता है और कंपेरेटिव मेथड भी करता है। अपार्ट फ्रॉम संस्कृत स्कॉलर्स एंड इंडोलॉजिस्ट मैनी एक्सटेंसिवली ट्रेडिशनल टेक्स्ट टू स्टडी। सिर्फ संस्कृत टेक्स्ट या फिर कुछ टेक्स्ट नहीं, बल्कि हमने एक्सटेंसिवली बहुत पुराने पुराने टेक्स्ट पढ़े हैं और इसीलिए इसको टेक्सचुअल व्यू भी कहा जाता है। अब देखो, इसमें कुछ कुछ हम स्कॉलर्स का नाम पढ़ा है, जैसे टी एन मदन ने क्या किया था, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टू इंडियन सोशोलॉजी। इनका क्या काम है, मोस्ट ऑफ दिस स्टडीज़ आर बेस्ड ऑन टेक्सचुअल मटेरियल्स आइदर ड्रॉन फ्रॉम एपिक्स और लेजेंड्स, सेम पॉइंट। अब योगेंद्र सिंह ने क्या कहा था कि हैज़ आर्ग्यू व्हेन वी फील्ड स्टडीज़ इन मैनी, जब फील्ड स्टडीज़ फेल हो जाती हैं तब जाके टेक्सचुअल एनालिसिस काम में आता है। हैज़ आर्ग्यूड व्हेन फील्ड स्टडीज़ इन मैनी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया बिकेम डिफ़िकल्ट, तब जाके टेक्सचुअल एनालिसिस, क्लासिक एथिक्स, ये सारी चीज़ें काम में आती हैं। आर एन सक्सेना ने कहा है इंडियन सोशोलॉजी इज़ ही स्ट्रेस्ड ऑन द रोल ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट से हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आजकल की फ़िलॉसफी समझ में आती है। ड्यूमोंट और पोकॉक ने कहा, क्या कहा है कि इंडोलॉजिकल फॉर्मुलेशन, इंडोलॉजी के निकलने से हमें पता चल गया है कि पीपल का बिहेवियर आज ऐसा क्यों है, एंड इट ऑल्सो गाइड्स देम बिहेवियर। ऑफकोर्स अगर लोगों का बिहेवियर ही उसी टेक्स्ट बुक से चेंज हो रहा है तो हमें ये भी तो पता चल रहा है कि ऐसे लोग क्यों हैं यहाँ पे। इसीलिए सर विलियम जोन्स, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में ही खोल दिया था। इधर ही स्टडी ऑफ संस्कृत एंड इंडोलॉजिकल हुआ था। अब जी एस गुरे वर्कड विथ WRHR रिवर्स, जिन्होंने टोडा ट्राइब्स पे काम किया था। DP मुखर्जी ने एक बात कही थी कि बाकी सारे लोग तो सोशोलॉजिस्ट इन इंडिया हैं, सारे लोग इंडिया में आके सोशोलॉजिस्ट तो बन जाते या फिर, पर घूरे एक इज़ द ओनली इंडियन सोशोलॉजिस्ट ऑफ हीज टाइम। ओनली अब तो नहीं है, पर ही उस टाइम में इकलौते इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे वो उस टाइम। अब हम घूरे का थियोरटिकल व्यू, घूरे का व्यू थोड़ा डॉगमेटिक नहीं था, पुराना ही नहीं था, बल्कि ही एनकरेज पीपल टू बी ऑन फील्ड व्यू, राइट। डिस्पाइट डिस्पाइट वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे, उन्होंने इंटरप्रेट किया, उन्होंने एम्फेसाइज डाला कि हमें थियोरटिकल छोड़कर हमें फील्ड व्यू भी करना चाहिए। दोनों व्यूज़ को आया। इन्हें आर्म चेयर या फिर लेक्चरिज्म सोशोलॉजिस्ट नहीं बनना है, बट घूरे कंडक्टेड स्टडी एट विलेज, टाउन एंड कम्युनिटीज़। आगे हम देखेंगे उनके बहुत सारे स्टडीज़, ओके। पर इसी में श्रीनिवास एंड पनीनी ने कहा है कि घूरे दो ही हिमसेल्फ इज़ एन आर्म चेयर, दो वो बोलते हैं कि वो फील्ड वर्क में, ये क्रिटिसिज्म होता है, दो वो बोलते हैं फील्ड स्टडी नहीं करना चाहिए, बट ही हिमसेल्फ इज़ अ आर्म चेयर सोशोलॉजिस्ट। घूरे प्रैक्टिस ऑन थियोरटिकल प्लूरलिज्म, मतलब एक थियोरी से ही नहीं, एक बुक से ही हमारा रिलीजन नहीं बना है, कई सारी बुक से बना है, ठीक है। घूरे कंडक्टेड सर्वे टाइप रिसर्च इन्वॉल्विंग, घूरे ने जब सर्वे किया तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन पे एम्फोसिस किया, ना कि न्यूज़पेपर कटिंग, सेकेंडरी इन सब पे किया है, ठीक है। सेकेंड, ये उनका व्यू हिस्टोरिकल स्टडी तो है पर ऑल्सो कंपेरेटिव मेथड्स। घूरे वॉज इनिशियली इन्फ्लुएंस बाय रियलिटी ऑफ डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच ऑफ ब्रिटिश सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी, ओके ठीक है। हाँ, उन्होंने जब स्टडीज़ की तो उन्होंने संस्कृत लिटरेचर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा, वेद शास्त्र, कालिदास के पोएट्स, इन सबको पढ़ा। इनफैक्ट इन्होंने इन लिटरेचर्स का वर्नाक्युलर और मराठी लैंग्वेज में भी यूज़ किया है और उन चीज़ से कंपेयर किया है। अब इनके नेगेटिव्स, एक नेगेटिव तो हमने श्रीनिवास एंड पनीनी से भी सुना है कि तो वो बोलते थे आर्म चेयर फिलोसफिस्ट नहीं हूँ, बट स्टिल है। वेणुगोपाल के हिसाब से ये नॉर्मेटिव हिंदुज़म है। मोस्टली जी.एस. घूरे का फ़िलॉसफी कहाँ से आ रहा है, हिंदुज़म को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, आइडियलाइज्ड वर्जन है उनका, बहुत ज़्यादा हिंदुज़म पे है। वेणुगोपाल सेड अंडरलाइन थीम ऑफ जी.एस. घूरे एज नॉर्मेटिव हिंदुज़म। घूरे स्ट्रेस इंडियन ट्रेडिशंस आर एक्चुअली हिंदू ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन को पूरा ही हिंदू ट्रेडिशंस पे बता दिया, वो हिंदू ट्रेडिशंस पे बता दिया। इनफैक्ट वो मॉडर्निटी का इम्पैक्ट भूल गए जो कि आज कोर बन चुका है हिंदू सोसाइटी का, बट हीज मेन कंसर्न वॉज द कोर ऑफ हिंदू सोसाइटी। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट द मोस्ट ऑफ जी.एस. घूरे वर्क वॉज बेस्ड ऑन टेक्सचुअल एंड स्क्रिप्चुअल, है ना,
टेक्सचुअल स्क्रिप्चुरल था, हिंदू मॉडर्निटी को भूल गए वो, फिर हिंदू ट्रेडिशंस इंडियन ट्रेडिशंस बना दिया, फिर नॉर्मेटिव हिंदुज़म थे, और क्वालिटेटिव चेंज को तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, लोगों की क्वालिटी कैसी चेंज हुए जा रही है। पास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, पास्ट और उनके हिसाब से प्रेजेंट को स्टडी करने के लिए पास्ट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट। हाउएवर, घूरे वॉज नॉट ओनली कंसर्न विद द पास्ट एवोल्यूशन बट वो ऑल्सो प्रेजेंट टेंशंस इन सब के भी बारे में वो सोचते थे। बट उनका ये मेन पॉइंट था कि वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रेजेंट विदाउट द रेफरेंस ऑफ द पास्ट। तो कल हम पढ़ेंगे कि हाउ उनके और व्यूज़ क्या क्या हैं, जी.एस. घूरे के पॉइंट्स ऑन कास्ट, रेस, ट्राइब्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और मुस्लिम से को वो करते ही है ना, वो कंपेयर करेंगे ना, इसीलिए इन सब स्टडीज़ के भी बारे में पढ़ा है। इंडियन साधुज़ के बारे में उन्होंने पढ़ा है, रूरल इंडियन आर्किटेक्चर, उनके फिर क्रिटिक्स पढ़ेंगे। क्रिटिक्स ऑलरेडी हमने देखना स्टार्ट कर दिया है, बट देखो वो मोस्टली हिंदुज़म पे ही थे, बहुत ज़्यादा हिंदू कल्चर्स पे ही बेस्ड थे। ओके, थैंक यू गाइज, होप यू टेक